साहित्य निधि में आज सुनिए कृष्णचंद्र जी की लिखी हुई कहानी पूरे चांद की रात। अप्रैल का महीना था। बादाम की डालियां फूलों से लद गई थीं और हवा में बर्फीली खुनकी के बावजूद बाहर की लताफत आ गई थी। बुलंदो बाला तिनकों के नीचे मखमले धूप पर कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े सफ़ेद फूलों की तरह खुले हुए नजर आ रहे थे। अगले माह तक ये सफ़ेद फूल इसी धूप में जज्ब हो जाएंगे और धूप का रंग गहरा सबज हो जाएगा और बादाम की शाखों पर हरे हरे बादाम पुखराज के नगीनों की तरह झिलमिलाएंगे और नीलगू पहाड़ के चेहरों से कोहरा दूर होता जाएगा और इस झील के पुल के पार पगडंडी की खाक मुलायम भेड़ों की जानी पहचानी बाँ से झंझना उठेगी और फिर इन बुलंदों बाला तंगों के नीचे चरवाहे भेड़ों के जिस्मों से सर्दियों की पली हुई मोटी मोटी गफ ऊन गर्मियों में कुतरते जाएंगे और गीत गाते जाएंगे। लेकिन अभी अप्रैल का महीना था। अभी तंगों पर पत्तियां न फूटी थीं। अभी पहाड़ों पर बर्फ का कोहरा था। अभी पगडंडी का सीना भेड़ों की आवाज़ से गूंजा न था। अभी संभल की झील पर कंवल ए चराग ए रोशन ना हुए थे। झील का गहरा सबज पानी अपने सीने के अंदर उन लाखों रूपों को छुपाए बैठा था जो बहार की आमद पर यकायक उसकी सतह पर एक मासूम और बेलौस हंसी की तरह खुल जाएंगे। पुल के किनारे किनारे बादाम के पेड़ों की शाखों पर शगुफे चमकने लगे थे। अप्रैल में जमिस्ता की आखिरी शब में जब बादाम के फूल जागते हैं और बहार के नकीब बनकर झील के पानी में अपनी कश्तियाँ तैराते हैं, फूलों के नन्हे नन्हे शिकारे सतह आप पर रक्सा और लर्जा बहार की आमद के मुंतज़िर हैं। पुल के जंगले का सहारा लेकर मैं एक अरसा से उसका इंतज़ार कर रहा था। सही पहर खत्म हो गई, शाम आ गई। झील गुलर जाने वाले हाउस बोट पुल की सिंगलाखी मेहराबों के बीच में से गुजर गए और अब वो उफ़ुक़ की लकीर पर कागज़ की नाव की तरह कमज़ोर और बेबस नज़र आ रहे थे। शाम का किरमजी रंग आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक फैलता गया और किरमजी से सुरमई और सुरमई से स्याह होता गया। हत्ता की बादाम के पेड़ों की कतार की ओट में पगडंडी भी सो गई और फिर रात के सन्नाटे में पहला तारा किसी मुसाफिर के गीत की तरह चमक उठा। हुआ कि खुनकी तेज़ तर होती गई और नथुने उस बर्फीले लम्ब से सन हो गए और फिर चांद निकल आया और फिर वो आ गई, तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई, बल्कि पगडंडी के ढलान पर दौड़ती हुई। वो बिल्कुल मेरे करीब आके रुक गई। उसने आहिस्ता से कहा, हाय। इसकी सांस तेज़ी से चल रही थी, फिर रुक जाती, फिर तेज़ी से चलने लगती। उसने मेरे शाने को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर अपना सर वहाँ रख दिया और इसके गहरे स्याह बालों का परेशान घुन्ना जंगल दूर तक मेरी रूह के अंदर फैलता चला गया और मैंने इससे कहा, सही पहर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने हंसकर कहा, अब रात हो गई है, बड़ी अच्छी रात है। उसने अपना कमज़ोर नन्हा छोटा सा हाथ मेरे दूसरे शाने पर रख दिया और जैसे बादाम के फूलों से भरी शाख झुककर मेरे कंधे पर सो गई। देर तक वो खामोश रही, देर तक मैं खामोश रहा। फिर वो आप ही हंसी, बोली, अब्बा मेरे पगडंडी के मोड़ तक मेरे साथ आए थे क्योंकि मैंने कहा मुझे डर लगता है, आज मुझे अपनी सहेली रुजू के घर सोना है। सोना नहीं, जागना है, क्योंकि बादाम के पहले शगुफ़ों की खुशी में हम सब सहेलियां रात भर जागेंगी और गीत गाएंगी। और मैं तो सही पहर से तैयारी कर रही थी उधर आने की, लेकिन धान साफ करना था और कपड़ों का यह जोड़ा जो कल धोया था आज सूखा न था, उसे आग पर सिकाया और अम्मा जंगल से लकड़ियाँ चुनने गई थीं, वो अभी आई ना थी और जब तक वो ना आती मैं मक्की के भुट्टे और खुशक खुबानियाँ तुम्हारे लिए कैसे ला सकती हूँ। देखो ये सब कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। हाय, तुम सचमुच खफा खड़े हो। मेरी तरफ देखो, मैं आ गई हूँ। आज पूरे चांद की रात है, आओ किनारे लगी हुई छती खोलें और झील की सैर करें। उसने मेरी आंखों में देखा और मैंने उसकी मोहब्बत और हैरत में गुम पुतलियों को देखा जिनमें उस वक्त चांद चमक रहा था और ये चांद मुझसे कह रहा था, जाओ कश्ती खोल के झील के पानी पर सैर करो। आज बादाम के पीले शगुफ़ों का मुसर्रत भरा त्यौहार है।
आज उसने तुम्हारे लिए अपनी सहेलियों, अपने अब्बा, अपनी नन्ही बहन और अपने बड़े भाई सबको फरेब में रखा है, क्योंकि आज पूरे चांद की रात है और बादाम के सफ़ेद खुशक शगुफ़े बर्फ़ के गालों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं और कश्मीर के गीत उसकी छातियों में बच्चे के दूध की तरह उमड़ आए हैं। इसकी गर्दन में तुमने मोतियों की ये सतलड़ी देखी? ये सुर्ख सतलड़ी उसके गले में डाल दी और उससे कहा, तो आज रात भर जागेगी? आज कश्मीर की बहार की पहली रात है। आज तेरे गले में कश्मीर के गीत यूँ खुलेंगे जैसे चांदनी रात में ज़ाफ़रान के फूल खिलते हैं। ये सुर्ख सतलड़ी पहन ले। चांद ने ये सब कुछ उसकी हैरान पुतलियों से झांक के देखा, फिर यकायक कहीं किसी पेड़ पर एक बुलबुल नगमा सरा हो उठी और कश्तियों में चिराग झिलमिलाने लगे और तंगों से परे बस्ती में गीतों की मध्यम सदा बुलंद हुई। गीत और बच्चों के कहकहे और मर्दों की भारी आवाज़ें और नन्हे बच्चों के रोने की मीठी सदाएं और छतों से ज़िंदगी का आहिस्ता आहिस्ता सुलगता हुआ धुआं और शाम के खाने की महक, मछली और भात और कड़म के साग का नरम नमकीन और लतीफ़ जायका और पूरी चांद की रात का बहार आफरे ज़ोबन। मेरा गुस्सा धुल गया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और इससे कहा, आओ चलें झील पर। पुल गुजर गया, पगडंडी गुजर गई, बादाम के दरख्तों की कतार ख़त्म हो गई, तुला गुजर गया। अब हम झील के किनारे किनारे चल रहे थे। झाड़ियों में मेढक बोल रहे थे। मेढक और झींगुर और बींडे, उनकी बेहंगम सदाओं का शोर भी एक नगमा बन गया था, एक ख्वाबनाक सिम्फनी। और सोई हुई झील के बीच में चांद की छती खड़ी थी, साकिन चुपचाप मोहब्बत के इंतज़ार में हज़ारों साल से इसी तरह खड़ी थी, मेरी और इसकी मोहब्बत की मुंतज़िर, तुम्हारी और तुम्हारे महबूब की मुस्कुराहट की मुंतज़िर, इंसान के इंसान को चाहने की आरज़ू की मुंतज़िर। ये पूरे चांद की हुसैन पाकीज़ा रात किसी कुंवारी के बेछुए जिस्म की तरह मोहब्बत के मुक़द्दस लम्स की मुंतज़िर है। कश्ती खुबानी के एक पेड़ से बंधी थी जो बिल्कुल झील के किनारे उगा था। यहाँ पर ज़मीन बहुत नरम थी और चांदनी पत्तों की ओट से छिनती हुई आ रही थी और मेढक हौले हौले गा रहे थे और झील का पानी बार बार किनारे को चूमता जाता था और इसके चूमने की सदा बार बार हमारे कानों में आ रही थी। मैंने दोनों हाथ उसकी कमर में डाल दिए और उसे ज़ोर ज़ोर से अपने सीने से लगा लिया। झील का पानी बार बार किनारे को चूम रहा था। पहले मैंने उसकी आंखें चूमी और झील की सतह पर लाखों कमल खुल गए। फिर मैंने उसके रुखसार चूमे और नरम हवाओं के लतीफ़ झोंके यकायक बुलंद होके सदा गीत गाने लगे। फिर मैंने उसके होंठ चूमे और लाखों मंदिरों, मस्जिदों और कलीसाओं में दुआओं का शोर बुलंद हुआ और ज़मीन के फूल और आसमान के तारों और हवाओं में उड़ने वाले बादल सब मिलके नाचने लगे। फिर मैंने उसकी ठोड़ी को चूमा और फिर उसकी गर्दन के पेचों खम को और कमल खुलते खुलते सिमटते गए कलियों की तरह और गीत बुलंद हो के मध्यम होते गए और नाच धीमा पड़ता पड़ता रुक गया। अब वही मेढक की आवाज़ थी, वही झील के नरम नरम बोसे और कोई छाती से लगा सिसकियाँ ले रहा था। मैंने आहिस्ता से छती खोली, वो कश्ती में बैठ गई। मैंने चप्पू हाथ में ले लिया और छती को खेकर झील के मरकज़ में ले गया। यहाँ कश्ती आप ही आप खड़ी हो गई, ना इधर बहती थी ना उधर। मैंने चप्पू उठाकर कश्ती में रख लिया। उसने पोटली खोली, इसमें से ज़रवालों निकाल कर मुझे दिए, खुद भी खाने लगी। ज़रवालों खुशक थे और खट्टे मीठे। वो बोली, ये पिछली बार के हैं। मैं ज़रवालों खाता रहा और इसकी तरफ देखता रहा। वो आहिस्ता से बोली, पिछली बहार में तुम ना थे, पिछली बहार में मैं ना था और ज़रवालों के पेड़ फूलों से भर गए थे और जरा सी शाख हिलाने पर फूल टूटकर सतह ज़मीन पर मोतियों की तरह बिखर जाते थे। पिछली बहार में मैं ना था और ज़रवालों के पेड़ फलों से लदे फंदे थे, सबज सबज ज़रवालों, सख्त खट्टे ज़रवालों जो नमक मिर्च लगा के खाए जाते थे और ज़बान सी करती थी और नाक बहने लगती थी और फिर भी खट्टे ज़रवालों खाए जाते थे। पिछली बहार में मैं ना था और ये सबज सबज ज़रवालों पक के पीले और सुनहरे और सुर्ख होते गए और डाल डाल में मुसर्रत के सुर्ख शगुफ़े झूम रहे थे और मुसर्रत भरी आँखें
चमकती हुई मासूम आंखें उन्हें झूमता हुआ देखकर रक्स सा करने लगती। पिछली बहार में मैं न था और सुर्ख सुर्ख जरवालों खूबसूरत हाथों ने इकट्ठे कर लिए, खूबसूरत लबों ने उनका ताज़ा रस चूसा और उन्हें अपने घर की छत पर ले जाकर सूखने के लिए रख दिया कि जब ये जरवालों सूख जाएंगे, जब एक बहार गुजर जाएगी और दूसरी बहार आने को होगी तो मैं आऊँगा और उनकी लज्जत से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकूँगा। जरवालों खा के हमने खुशक खुबानियाँ खाईं। खुबानी पहले तो बहुत मीठी मालूम ना होती थी, मगर जब दहन के लुआब में घुल जाती तो शहद और शुक्र का मज़ा देने लगती। नरम नरम बहुत मीठी हैं ये, मैंने कहा। उसने एक गुठली को दांतों से तोड़ा और खुबानी का बीज निकाल के मुझे दिया। खाओ। बीज बादाम की तरह मीठा था। ऐसी खुबानियाँ मैंने कभी नहीं खाईं। उसने कहा, ये हमारे आंगन का पेड़ है। हमारे यहाँ खुबानी का एक ही पेड़ है, मगर इतनी बड़ी और सुर्ख और मीठी खुबानियाँ होती हैं इसकी कि मैं क्या कहूँ। जब खुबानियाँ पक जाती हैं तो मेरी सारी सहेलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और खुबानियाँ खिलाने को कहती। पिछली बहार में, और मैंने सोचा पिछली बहार में मैं न था, मगर खुबानी का पेड़ आंगन में इसी तरह खड़ा था। पिछली बहार में वो नाजुक नाजुक पत्तों से भर गया था। फिर उनमें कच्ची खुबानियों के सब्ज़ और नोकीले फल लगे थे। अभी इन खुबानियों में गुठली पैदा न हुई थी और ये कच्चे खट्टे फल दोपहर के खाने के साथ चटनी का काम देते थे। पिछली बहार में मैं न था और फिर इन खुबानियों में गुठलियाँ पैदा हो गई थीं और खुबानियों का रंग हल्का सुनहरा होने लगा था और गुठलियों के अंदर नरम नरम बीज अपने जायके में सब्ज बादामों को मात करते थे। पिछली बहार में मैं न था और ये सुर्ख सुर्ख खुबानियाँ जो अपनी रंगत में कश्मीरी दोशीज़ाओं की तरह सभी थीं और ऐसी ही रसदार सबज सबज पत्तों के झुंबड़ों से झांकती नजर आती थीं। फिर अल्लड़ लड़कियां आंगन में नाचने लगतीं और छोटा भाई दरख्त के ऊपर चढ़ गया और खुबानियाँ तोड़ तोड़ कर अपनी बहन की सहेलियों के लिए फेंकता गया। कितनी मीठी थी वो पिछली बहार की रस भरी खुबानियाँ जब मैं न था। खुबानियाँ खा के उसने मकई का भुट्टा निकाला। ऐसी सोंधी सोंधी खुशबू थी, सुनहरा सेका हुआ भुट्टा और करकरे दाने साफ शफ़ाफ मोतियों की सी जिला लिए हुए और जायके में बेहद शीरीं। वो बोली, ये मिस्री मकई के भुट्टे हैं, बेहद मीठे। मैंने भुट्टा खाते हुए कहा। वो बोली, पिछली फसल के रखे थे घड़ों में छिपा के, अम्मा की आंख से ओझल। मैंने भुट्टा एक जगह से खाया, दानों की चंद कतारें रहने दें। फिर उसने उसी जगह से खाया और दानों की चंद कतारें मेरे लिए रहने दें, जिन्हें मैं खाने लगा। और इस तरह हम दोनों एक ही भुट्टे से खाते गए। और मैंने सोचा, ये मिस्री मकई के भुट्टे कितने मीठे हैं, ये पिछली फसल के भुट्टे। जब वो थी लेकिन मैं ना था, जब तेरे बाप ने हल चलाया था खेतों में, गोड़ी की थी, बीज बोए थे, बादलों ने पानी दिया था, ज़मीन ने सबज सबज रंग के छोटे छोटे पौधे उगाए थे जिनमें तूने नलाई की थी। फिर पौधे बड़े हो गए थे और उनमें सुरों पर सिरियाँ निकल आई थीं और हवा में झूमने लगी थीं और वो मकई के पौधों पर हरे हरे भुट्टे देखने जाती थी जब मैं ना था। लेकिन भुट्टों के अंदर दाने पैदा हो रहे थे, दूध भरे दाने, जिनकी नाजुक जिल्द के ऊपर अगर जरा सा भी नाखून लग जाए तो दूध बाहर निकल आता था। ऐसे नरम और नाजुक भुट्टे इस धरती ने उगाए थे और मैं ना था। और फिर ये भुट्टे जवान और तवाना होते गए और उनका रस पुख्ता हो गया, पुख्ता और सख्त। जब नाखून लगाने से कुछ ना होता था, अपने नाखून ही टूटने का एहतिमाल था। भुट्टे की मूछें जो पहले पीली थीं अब सुनहरी और आखिर में स्याही माइल होती गईं। मकई के भुट्टों का रंग जमीन की तरह भूरा होता गया। मैं जब भी नहीं आया था और फिर खेतों में खलियान लगे और खलियानों में बैल चले और भुट्टों से दाने अलग हो गए। उसने अपनी सहेलियों के साथ मोहब्बत के गीत गाए और थोड़े से भुट्टे छुपा के अलग रख दिए जब मैं ना था। धरती थी, तख्लीक थी, मोहब्बत के गीत थे, आग पर सेके हुए भुट्टे थे, लेकिन मैं ना था। मैंने मुसर्रत से इसकी तरफ देखा और कि आज पूरे चांद की रात को जैसे हर बात पूरी हो गई है, कल तक पूरी ना थी, आज पूरी है। उसने भुट्टा मेरे मुंह से लगा दिया। इसके होठों का गरम गरम लम्स अभी तक इस भुट्टे पर था। मैंने कहा, मैं तुम्हें चूम लूँ? वो बोली, हश, कश्ती डूब जाएगी।
तो फिर क्या करें, मैंने पूछा। वो बोली, डूब जाने दो। वो पूरे चांद की रात मुझे अब तक नहीं भूलती। मेरी उम्र 70 बरस के करीब है, लेकिन वो पूरे चांद की रात मेरे जहन में इस तरह चमक रही है जैसे अभी वो कल आई थी। ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत मैंने आज तक नहीं की होगी, उसने भी नहीं की होगी। वो जादू तो कुछ और था जिसने पूरे चांद की रात को हम दोनों को एक दूसरे से यूं मिला दिया कि फिर वो घर नहीं गई। इसी रात मेरे साथ भाग आई और हम 5-6 दिन मोहब्बत में खोए हुए बच्चों की तरह इधर उधर जंगलों के किनारे, नदी नालों पर, अखरोटों के साए तले घूमते रहे, दुनिया ओ माफिया से बेखबर। फिर मैंने इसी झील के किनारे एक छोटा सा घर खरीद लिया और इसमें हम दोनों रहने लगे। कोई 1 महीने के बाद मैं श्रीनगर गया और इससे ये कह के गया कि तीसरे दिन लौट आऊँगा। तीसरे दिन मैं लौट आया तो क्या देखता हूँ कि वो एक नौजवान से घुल मिल के बातें कर रही है। वो दोनों एक ही रकाबी में खाना खा रहे थे, एक दूसरे के मुंह में लुक़्मे डालते जाते और हंसते जाते हैं। मैंने उन्हें देख लिया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। वो अपनी मुसर्रत में इस कदर महव थे कि उन्होंने मुझे नहीं देखा और मैंने सोचा कि ये पिछली बहार या इससे भी पिछली बहार का महबूब है जब मैं न था, और फिर शायद और आगे भी कितनी ही ऐसी बहारें आएंगी, कितने ही पूरे चांद की रातें जब मोहब्बत एक फाहिशा औरत की तरह बेकाबू हो जाएगी और उर्रियां होके रक्स करने लगेगी। आज तेरे घर में खिज़ा आ गई है जैसे हर बहार के बाद आती है। अब तेरा यहाँ क्या काम? इसीलिए मैं ये सोचकर उनसे मिले बगैर ही वापस चला गया और फिर अपनी पहली बहार से कभी नहीं मिला। और अब 48 बरस के बाद लौट के आया हूँ। मेरे बेटे मेरे साथ हैं, मेरी बीवी मर चुकी है, लेकिन मेरे बेटों की बीवियाँ और उनके बच्चे मेरे साथ हैं और हम लोग सैर करते करते संबल झील के किनारे आ निकले हैं। और अप्रैल का महीना है और सही पहर से शाम हो गई है और मैं देर तक पुल के किनारे खड़ा बादाम के पेड़ों की कतारें देखता जाता हूँ और खुनक हवा में सफ़ेद शगुफ़ों के गुच्छे लहराते जाते हैं और पगडंडी की खाक पर से किसी के जाने पहचाने कदमों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। एक हुसैन दोशीज़ा लड़की हाथों में एक छोटी सी पोटली दबाए पुल पर से भागती हुई गुजर जाती है और मेरा दिल धक से रह जाता है। दूर पार तंगों से परे बस्ती में कोई बीवी अपने खावंद को आवाज़ दे रही है, वो उसे खाने पर बुला रही है। कहीं से एक दरवाज़ा बंद होने की सदा आती है और एक रोता हुआ बच्चा यकायक चुप हो जाता है। छतों से धुआं निकल रहा है और परिंदे शोर मचाते हुए एकदम दरख्तों की घुन्नी शाखों में अपने पर फड़फड़ाते हैं और फिर एकदम चुप हो जाते हैं। मैं पुल को पार करके आगे बढ़ता हूँ। मेरे बेटे और उनकी बीवियाँ और बच्चे मेरे पीछे आ रहे हैं। वो अलग अलग टोलियों में बटे हुए हैं। यहाँ पर बादाम के पेड़ों की कतार खत्म हो गई है, तुला भी खत्म हो गया। झील का किनारा है, ये खुबानी का दरख्त है, लेकिन कितना बड़ा हो गया है। मगर कश्ती, ये छती है, मगर क्या ये वही छती है? सामने वो घर है, मेरी पहली बहार का घर, मेरी पूरे चांद की रात की मोहब्बत। घर में रोशनी है, बच्चों की सदाएं हैं, कोई भारी आवाज़ में गाने लगता है, कोई बुढ़िया उसे चीख कर चुप करा देती है। मैं सोचता हूँ आधी सदी हो गई मैंने इस घर को नहीं देखा, देख लेने में क्या हर्ज है? आखिर मैंने उसे खरीदा था, देखा जाए तो मैं अभी तक उसका मालिक हूँ, देख लेने में हर्ज ही क्या है? मैं घर के अंदर चला जाता हूँ। बड़े अच्छे प्यारे बच्चे हैं। एक जवान औरत अपने खावंद के लिए रकाबी में खाना रख रही है, मुझे देखकर ठटक जाती है। 2 बच्चे लड़ रहे थे, मुझे देखकर हैरत से चुप हो जाते हैं। बुढ़िया जो अभी गुस्से में डांट रही थी, थम के पास आके खड़ी हो जाती है, कहती है, कौन हो तुम? मैंने कहा, ये मेरा घर है। वो बोली, तुम्हारे बाप का है? मैंने कहा, मेरे बाप का नहीं है, मेरा है। कोई 48 साल हुए मैंने उसे खरीदा था, बस यूं ही उसे देखने चला आया। आप लोगों को निकालने के लिए नहीं आया हूँ। ये घर तो बस समझिए अब आप ही का है, मैं तो बस यूं ही। मैं ये कहकर लौटने लगा। बुढ़िया की उंगलियां सख्ती से थम कर जम गईं। उसने सांस जोर से अंदर को खींची। तो तुम हो? अब इतने बरस के बाद कोई कैसे पहचाने? वो थम से लगी देर तक खामोश खड़ी रही। मैं नीचे आंगन में चुपचाप खड़ा उसकी तरफ देखता रहा। फिर वो आप ही आप हंस दी, बोली,
आओ मैं तुम्हें अपने घर के लोगों से मिलाऊं। देखो ये मेरा बड़ा बेटा है, ये इससे छोटा है, ये बड़े बेटे की बीवी है, ये मेरा बड़ा पोता है। सलाम करो बेटा, ये पोती है, ये मेरा खावंद है। उसे जगाना नहीं, परसों से उसे बुखार आ रहा है, सोने दो उसे। वो बोली, तुम्हारी क्या खातिर करूं? मैंने दीवार पर खूंटी से टंगे हुए मकई के भुट्टों को देखा, सेके हुए भुट्टे, सुनहरे मोतियों के से शफ़ाक दाने। हम दोनों मुस्कुरा दिए। वो बोली, मेरे तो बहुत से दांत झड़ चुके हैं, जो हैं भी वो काम नहीं करते। मैंने कहा, यही हाल मेरा भी है, भुट्टा न खा सकूंगा। मुझे घर के अंदर घुसते देखकर मेरे घर के अफराद भी अंदर चले आए थे। अब खूब गहमा गहमी थी। बच्चे एक दूसरे से बहुत जल्द घुल मिल गए थे। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाहर चले आए, आहिस्ता आहिस्ता झील के किनारे चलते गए। वो बोली, मैंने 6 बरस तुम्हारा इंतज़ार किया, तुम उस रोज़ क्यों नहीं आए? मैंने कहा, मैं आया था, मगर तुम्हें किसी दूसरे नौजवान के साथ देकर वापस चला गया था। क्या कहते हो? वो बोली, हाँ, तुम उसके साथ खाना खा रही थी, एक ही रकाबी में, और वो तुम्हारे मुंह में और तुम उसके मुंह में लुक़्मे डाल रही थी। वो एकदम चुप हो गई, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। क्या हुआ? मैंने हैरान होकर पूछा। वो बोली, अरे वो तो मेरा सगा भाई था। और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो मुझसे मिलने के लिए आया था, उसी रोज़ तुम भी आने वाले थे। वो वापस जा रहा था, मैंने उसे रोक लिया कि तुमसे मिल के जाए, तुम फिर आए ही नहीं। वो एकदम संजीदा हो गई। 6 बरस मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, तुम्हारे जाने के बाद मुझे खुदा ने बेटा दिया, तुम्हारा बेटा, मगर 1 साल बाद वो भी मर गया। 4 साल और मैंने तुम्हारी राह देखी, मगर तुम नहीं आए। फिर मैंने शादी कर ली। 2 बच्चे बाहर निकल आए। खेलते खेलते एक बच्चा दूसरी बच्ची को मकई का भुट्टा खिला रहा था। उसने कहा, वो मेरा पोता है। मैंने कहा, वो मेरी पोती है। वो दोनों भागते भागते झील के किनारे दूर तक चले गए, जिंदगी के 2 खूबसूरत मन के। हम देर तक उन्हें देखते रहे। वो मेरे करीब आ गई, बोली, आज तुम आए हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने अब तक ज़िंदगी बना ली है, इसकी सारी खुशियाँ और गम देखे हैं। मेरा हरा भरा घर है और आज तुम भी आए हो, मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लग रहा है। मैंने कहा, यही हाल मेरा है। सोचता था ज़िंदगी भर तुमसे नहीं मिलूँगा, इसीलिए इतने बरस इधर कभी नहीं आया। अब आया हूँ तो ज़रा रत्ती भर भी बुरा नहीं लग रहा। हम दोनों चुप हो गए। बच्चे खेलते खेलते हमारे पास आ गए। उसने मेरी पोती को उठा लिया, मैंने उसके पोते को। उसने मेरी पोती को चूमा, मैंने उसके पोते को, और हम दोनों खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। इसकी पुतलियों में चांद चमक रहा था और वो चांद हैरत और मुसर्रत से कह रहा था, इंसान मर जाते हैं लेकिन ज़िंदगी नहीं मरती। बहार ख़त्म हो जाती है लेकिन फिर दूसरी बहार आ जाती है। छोटी छोटी मोहब्बतें भी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ज़िंदगी की बड़ी और अजीम सच्ची मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। तुम दोनों पिछली बहार में ना थे, ये बहार तुमने देखी, इससे अगली बहार में तुम ना होगे, लेकिन ज़िंदगी फिर भी होगी, और जवानी भी होगी, और खूबसूरती और रानाई और मासूमियत भी। बच्चे हमारी गोद से उतर पड़े, क्योंकि वे अलग से खेलना चाहते थे। वो भागते हुए खुबानी के दरख्त के करीब चले गए, जहाँ कश्ती बंधी थी। मैंने पूछा, ये वही दरख्त है? उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये दूसरा दरख्त है। अभी आप सुन रहे थे कृष्णचंद्र जी की लिखी हुई कहानी पूरे चांद की रात।